अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हम मैन विटनी टेस्ट जो है इसका मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। अब इसको थोड़ा सा रिव्यू करके, क्योंकि टाइम हो गया, तो रिव्यू करके हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मैन विटनी टेस्ट जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ये उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास क्या हो कि सेम शेप की पॉपुलेशन हो और सिंपल रैंडम सैंपल्स हो, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो। ठीक है, यानी कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें नहीं पता हो, हमें ये नहीं पता हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ, कितने हैं, बस ये पता हो कि उनके स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होंगे, सेम पॉपुलेशन है, लेकिन ये नहीं पता हो कि नॉर्मल पॉपुलेशन है या नहीं है। वो कैसी भी पॉपुलेशन हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैन विटनी टेस्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन नॉर्मल हो, सिंपल रैंडम सैंपल्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, सेम शेप पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये इसकी असम्पशंस है। स्टेप वन इसका ये होता है कि हाइपोथेसिस। सर सेम शेप से ये मतलब है कि एसडी दोनों का सेम हो? जी जी बिल्कुल। और ये बात याद रखिएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं सैंपल की, बल्कि हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो सेम हो, लेकिन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं कि हो, यानी कि इस तरह का शेप भी हो सकता है कि और भी हो सकता है। इसके अलावा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ये हो सकती है कि नल μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, टू टेल हो सकती है, लेफ्ट टेल हो सकती है, राइट टेल हो सकती है। सेकंड पे हम ये डिसाइड करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, और फिर उसके बाद थर्ड पे हम स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं, और ये क्या होती है, सम ऑफ द रैंक्स फॉर द सैंपल डेटा फ्रॉम फर्स्ट पॉपुलेशन। सिर्फ फर्स्ट पॉपुलेशन से रैंकिंग देखते हैं, सेकंड पॉपुलेशन से रैंकिंग नहीं देखते, लेकिन मतलब ये कि रैंकिंग लेते हैं, लेकिन रैंकिंग जब कर रहे होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पॉपुलेशन दोनों को मिला के रैंकिंग करते हैं। इसमें दो अप्रोचेस होती हैं, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच और पी वैल्यू अप्रोच। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच जो है वो ये होती है कि इसमें कि हम जैसे ये m जो है यहाँ से निकालते हैं, और m हम टेबल से निकालते हैं, और m हम निकालते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2, और m अल्फा बाई 2 अगर 2 टेल है, ये लेफ्ट साइड वैल्यू 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 है 1 माइनस अल्फा बाई 2, और राइट वाली वैल्यू को हम कहते हैं m अल्फा बाई 2। इसके लेफ्ट पे होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं, राइट पे होता है तो रिजेक्ट करते हैं, यानी रिजेक्शन रीजन है, बीच में आ रहा होता है तो इसे रिजेक्ट नहीं करते। इसी तरह से राइट टेल लेफ्ट टेल में ये होता है कि हम वो m1 माइनस अल्फा निकालते हैं, ये रिजेक्शन रीजन आ गया, राइट पे नॉन रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, और इसी तरह से ये राइट टेल प्रॉब्लम है, m1 माइनस a जो है ये हम निकालते हैं इस तरह से, n1 टाइम्स n1 प्लस n2 प्लस 1 माइनस ma, इस तरीके से निकालते हैं। तो इस तरह से हमारे पास m1 माइनस a आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि एम नल जो हमने निकाला था यहाँ से, जिसको हमने एम नल का है, वो अगर रिजेक्शन रीजन में आ रहा है तो रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्शन रीजन में नहीं आता तो उसे रिजेक्ट नहीं करते। पी वैल्यू अप्रोच जो है इसकी जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और विदाउट जो है टेक्नोलॉजी आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम वैल्यूज होती हैं इनके टेबल में। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो है वो देखते हैं कि जो है ये कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं मैन विटनी टेस्ट को यूज करके। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है उसके लिए मुझे बुक खोलनी पड़ेगी। बुक खोलता हूँ मैं। क्या आप लोगों के पास बुक है मौजूद? ऐसा करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, फिर उसके बाद हम इसे जो है सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा देखें, ये बुक का क्वेश्चन है 10.109। इसमें ये कह रहे हैं कि ठीक है, एट ऑल इन्वेस्टिगेटेड विंग स्ट्रोक फ्रीक्वेंसी अमंग टू स्पीशीज ऑफ यूग्लोसिन बीज, फ्रीज एंड कॉकरेल इन द पेपर। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि फॉलोइंग आर दी विंग स्ट्रोक्स फ्रीक्वेंसीज इन बीट्स पर सेकेंड।
ठीक है, बीट्स पर सेकंड है ये फॉर सैंपल ऑफ ईच स्पीशीज, ये दोनों के सैंपल्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द difference exists in the mean wing stroke frequencies of the two species of यूग्लोसिन bees। तो देखिए इसको ऐसा करते हैं कि इसके बराबर में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो जगह हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस बताएंगे कि इसका नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हम ये बताएंगे कि μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस होगा, जैसे हमने इससे पहले किया था कि इसके जब ये इसमें होते तो नल हाइपोथेसिस हम लेते हैं μ1 इज इक्वल टू μ2 या μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ के क्या लग रहा है कि ये टू टेल है या लेफ्ट टेल है या राइट टेल? एट द 5% सिग्निफिकेंस टू टेल है सर। टू टेल है सर। जी जी, टू टेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑल्टरनेट जो होगा वो होगा μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ये स्टेप 1 हो गया। ये चलें स्टेप्स ना भी लिखें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर ना भी लिखें आप उसके। 5% सिग्निफिकेंस लेवल, तो इसका मतलब है कि अल्फा जो है वो 5% दिया हुआ है आपको। नहीं, अल्फा नहीं, 5% दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 0.05। ठीक है, अब इसके बाद हम m कैलकुलेट करते हैं, लेकिन m कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? m कैलकुलेट करने के लिए आपको इनके जो है टेबल जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा, जिससे आप कैपिटल M जो है वो निकालेंगे। ठीक है, यानी कि आप जो है टेबल बनाएंगे, उसमें आप लिख दें, ये दो चीजें हैं ना, एक है फ्रीज और दूसरी है कॉकरेल। इसके आगे इसका रैंक होगा और दूसरी है कॉकरेल और इसके आगे इसका रैंक होगा। लेकिन रैंक हम सिर्फ μ1 यानी कि इसी का कंप्यूट करेंगे, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक सिर्फ पहले वाले का रैंक लेना। लेकिन जब रैंक कंसीडर करेंगे तो सबको करना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यूज लिखेंगे, तो सबसे पहली वैल्यू है इसमें 188, 190, 225, 235, चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 225। यहाँ वैल्यूज हैं इसकी 180, 170, 182, 185, सर 178 है वैल्यू। 178, ठीक है, 178, 182, 185, 169, 180। ठीक है, ये आपने अब इसके बाद नहीं निकालना पड़ेगा जी, इसमें वो डिफरेंस वगैरह वो नहीं करना पड़ेगा। नहीं इसमें डिफरेंस नहीं निकालते, इसमें डिफरेंस नहीं निकालते। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा होगा उसका रैंक जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर दो एक जैसे हो तो फिर उनका मीन निकाल के हम रख देंगे। ठीक है, तो सर अगर कोई जीरो हो, जी, कोई अगर जीरो, हाँ सर अगर जीरो फिर वो बता दो। इसमें जीरो तो नहीं होगा इस तरह से, इसमें जीरो मतलब ये तो वैल्यूज है ना, वो जीरो हुई तो वो भी वैल्यू होगी, वो आप कंसीडर करेंगे इसमें। अच्छा, तो अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? सबसे छोटी वैल्यू 169 आ रही है, उसको रैंक आपने दे दिया 1। इससे बड़ी कौन सी आ रही है? इससे बड़ी आ रही है 178।
इसको रैंक आपने दे दिया 2। और फिर इसके बाद इससे बड़ी कौन सी है? 178 से बड़ी 180 है। 180 दो हैं, तो 180 अगर दो आ रही है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, तो इसका रैंक एक का 3 होगा, एक का 4 होगा, तो 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 डिवाइड बाई 2 3.5, तो इसको भी 3.5 रैंक दे देंगे और इसको भी 3.5 रैंक देंगे। फिर उसके बाद इससे बड़ी क्या है? इससे बड़ा है 182। अच्छा, इसके सारे ही बड़े हैं। 182 इसका रैंक कितना है? 182 का रैंक हो जाएगा, फिर 4 तक तो हो चुका तो 5 होगा, फिर 185 है तो 185 का रैंक 6 होगा, फिर 188 है 7, 8 और ये 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने ये रैंक बता दी। अब जो m कंप्यूट करेंगे वो सिर्फ पहले वाले को जो है वो हम देखेंगे और पहले वाले के लिखेंगे, ठीक है, उसके रैंक वो जो भी आए इसमें। तो इसका मतलब है कि इसके रैंक्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं? 7, 8 + 10 + 9, तो 7 + 8 हो जाएगा 15, 25, 34, तो ये आ जाएगा 34। m आपके पास 34 आ गया। सर हार्डली में रैंक करना था 0 को। जी, हार्डली में रैंक करना था सर विल्कॉक्सन वाले सवाल में। 1 मिनट जो है वो मैं इसको आपको डिस्कस करना चाह रहे तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे, n1 जो है वो कितना है? n1 है 4 और n2 यहाँ पे 6 है। ठीक, अब हम जो है वो मैं ऐसा करता हूँ कि बुक शेयर करता हूँ और उससे मन विटनी टेस्ट जो है उसके टेबल पे चलता है। ये टेबल आ गया। अब देखिए इसमें बहुत ही लिमिटेड वैल्यूज होती हैं। ये n1 है, ये n2 है, ठीक है। अब n1 कितना है हमारे पास? 4, ठीक है। n2 कितना है हमारे पास? 6, तो n1 4, अच्छा ये ठीक है ना, n1 4 हो गया, n2 6 हो गया, तो इसका मतलब है इस पूरे में हम देखेंगे ये रीजन पे हमारा देखेगा। अब हम देखेंगे ये अल्फा, तो अल्फा कितना है? 0.05, तो 0.05 ये लिखा हुआ, ये कितना है? 22, तो इसका मतलब है 22 आ गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया? हमने ये किया कि यहाँ से ये देखा, टू टेल है तो हम अल्फा बाय 2 नहीं लेंगे सर, 2 टेल है। अच्छा 2 टेल है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खुद भूल गया था ये 2 टेल है। 2 टेल प्रॉब्लम है तो अल्फा बाई 2 हम निकालेंगे, तो ये होगा 0.025, तो हम m 0.025 निकालेंगे, ये कितना आएगा? यहां से हम देखेंगे 4, क्योंकि n1 जो है 4 है और n2 6 है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज होंगी। अब ये डिपेंड करता है अल्फा पर, तो अल्फा यानी ये अब ये जगह कितना हो गया? 0.025, तो 0.025 ये वैल्यू है, इसका मतलब क्या n1 4 है सर, 3 नहीं। सर सर 32 4 वाले में देखेंगे ना। ये 3 वाला देख रहा हूँ, सॉरी 32 होगा, 32 होगा, ठीक है, तो ये 32, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब मैं इसको फिर हटा रहा हूँ, थर्टी टू है ये, ठीक है, इनमें रखिएगा। और ये आ जाएगा
और अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास होगा m अल्फा बाई 2 यानी कि m 0.025 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो टू टेल प्रॉब्लम था, ये नहीं इस तरह से ये होगा। ये हमने निकाला है प्लस माइनस 32 नहीं होगा? जी, नहीं प्लस माइनस 32 इसमें नहीं 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 प्लस माइनस 32 नहीं होता। इसका तरीका ये होता है कि फिर हम जो m 1 माइनस अच्छा ठीक अल्फा बाई 2 निकालेंगे। ठीक है, यानी कि m 1 माइनस 0.025, तो ये हो जाएगा 0.09750। ये कितना हो जाएगा, ये होता है n1 मल्टीप्लाई भी n1 प्लस n2 प्लस 1 माइनस m 0.025, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 32। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 11, 44, 44 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 आ गया, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी m 0.9750 इज इक्वल टू 12। या अब हम ये देखेंगे कि हमने जो m निकाला है, m का टेबल जो है वो अलग है, वो थोड़ी देर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सो आई मिस दैट पार्ट। जी जी m का टेबल अलग है, जी जी जाहिर है m का टेबल अलग होगा, और जो वो था जो ये जो w का टेबल वो अलग होता है। m की टेबल से ये हम नहीं निकाली, बहुत इजी होता है। अभी 34 आ रहा है, तो ये 34 जो है वो कहाँ होगा, यहाँ से ये 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, इसमें मिडिल पे 0 नहीं होता। ये 34 जो है यहाँ पर आ रहा है, तो 34 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट। क्योंकि ये रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्ट एच नल। तो हम ये कहेंगे कि रिजेक्ट एच नल, यानी कि रिजेक्ट करेंगे एच नल। उसकी वजह क्या है, यानी कि इक्वल दोनों नहीं है, ये हम रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट एच नल सिंस ये जो m नल है ये ग्रेटर देन आ रहा है m 0.025 से, जो कि 32 था, और ये था सर 34। जी, अगर फॉर एग्जांपल m का रैंक 14 होता तो सर डू नॉट रिजेक्ट एरिया में आता, क्योंकि सर शायद 12 के राइट हैंड साइड पे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सही सर, थैंक यू। ठीक है, अगर 13 भी होता तो भी नॉन रिजेक्शन में आता, 11 होता तो फिर हम रिजेक्ट कर देते। अब इसके बाद इसका जो है वो इसकी वो लिख देते हैं अगर 12 भी होता, एट दी 5%, सॉरी, सर अगर 12 भी होता तो भी रिजेक्ट कर देते। इस लाइन पे भी आ रहा होता तो भी रिजेक्ट कर देते। ओके थैंक यू सर। ठीक है, at the 5% significance level, do the data provide sufficient evidence to conclude that the difference exists in the, तो हम लिखेंगे at the 5%, at the 5% significance level, the data provide sufficient evidence to conclude that a difference exists
in the mean wing stroke frequency of the of the two species of euglosin bees. सॉरी, क्वेश्चन मार्क तो उसमें उन्होंने पूछा था, आप तो ये बताएंगे कि आगे। ठीक है, ये इस तरह से ये हो जाता है। तो इसी तरह से इसका लेफ्ट टेल भी होता है, इसका राइट टेल भी होता है। तो इस तरह से हम लेफ्ट टेल और राइट टेल भी इसी तरह से प्रॉब्लम में कर लेते हैं। और इसमें जो है वो हम ये नहीं देखते कि मतलब ये किसी एक पॉपुलेशन का, नॉर्मली जो है पहली जो पॉपुलेशन होती है उसका हम ये देख रहे होते हैं, इसको कर रहे होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप पहली पॉपुलेशन करें, आप दूसरी पॉपुलेशन जो है करके भी जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक्सरसाइज कहूँ तो इसी वक्त एक्सरसाइज करके मुझे बताइए कि अगर हम जो है वो पॉपुलेशन 2 ले रहे होते और कर रहे होते तो फिर क्या होता। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, अभी कीजिए और करके मुझे बताइए। तो इसमें आपके पास जो है वो सबसे पहले तो नया जो है वो, अब मैं इससे लिख रहा हूं, तो अब जो नए केस है इसमें N1 जो है ये हो जाएगा 6 और N2 आपके पास 4 हो जाएगा और M नल क्या हो जाएगा। अब क्योंकि इसको पहली पॉपुलेशन कह दिया तो कितना आपने बताया था, 21। यस सर। ये 21 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये टेबल में देखेंगे तो टेबल में हमारे पास जो है वो क्या होगा कि ये N1 होगा और ये N2 होगा और ये वाला पोर्शन हम जो है देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अब N1 और ये N2 और 0.025, तो इसके लिहाज से वैल्यू आएगी 43। तो M 0.025 की वैल्यू 43 आ गई। लेकिन अब जब हम निकालेंगे M1 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि M 0.9750, तो इसकी वैल्यू होगी N1 टाइम्स N1 प्लस N2 प्लस 1 माइनस M 0.025, ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगी N1 अब 6 से 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 43। तो ये कितना हो जाएगा 11, 66। 66 माइनस 43 कितना होता है सर 23। 23। ठीक है, ये 23 आ गया। तो ये आपके पास है 43, ये आ गया 23। ठीक है, अब मैं इरेज कर रहा हूं इसे। तो अब यहां आइए, यानी हम उसी चीज को आप कर रहे हैं दोबारा। एम नल आपके पास 21 आ रिजेक्ट हो जाएगा, ये ऑन द reject। लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज स्टूडेंट्स के जहन में ख्याल आता है पहले वाली को क्यों लिया, दूसरे वाली को क्यों नहीं लिया। तो अब हमने दोनों से देखा रिजल्ट कि हमेशा सेम आएगा। जी हमेशा सेम आएगा, लेकिन बशर्ते कि और आप सर उसके लिहाज से सारी अकॉर्डिंगली सारी चेंजेस करें। सर हम कोई एग्जाम में कोई भी एक कर सकते हैं या दोनों मतलब करके दिखाना है? नहीं कोई, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब ये आया था 43 और ये आया है सर ये 23 9750 23,
ये रिजेक्शन रीजन है, इसी तरह से ये भी रिजेक्शन रीजन है, और ये जो आपने कंप्यूट किया था ये हमारे पास आ रहा है 21। तो देखिए वो उसमें क्या हुआ था, उसमें राइट साइड पे आ रहा था, इसमें सिर्फ ये हुआ कि लेफ्ट साइड पे आ रहा है। लेकिन इस सूरत में भी क्या करेंगे, रिजेक्ट ही करना होगा। हम जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको वो करें, यानी कि जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन ही आएगा, और जो रिजेक्शन नहीं है वो रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया ये। अब इसके बाद जो है वो आगे देखते हैं। अब पॉपुलेशन टू पॉपुलेशंस, इसमें हम देखते हैं एक चीज जिसे हम कहते हैं पेयर्ड सैंपल्स, यानी कि दो पॉपुलेशंस इस तरह से होती हैं कि वो पेयर्ड सैंपल्स की सूरत में होती है, यानी कि उनके सैंपल्स पेयर की सूरत में होते हैं। तो जब उनके सैंपल्स पेयर की, यानी पॉपुलेशन दो हैं लेकिन वो पॉपुलेशन जो है पेयर्ड की सूरत में है, तो जब पेयर्ड की सूरत में पॉपुलेशन होती हैं, और क्योंकि हमें देखना ही उनका डिफरेंस है बाद में, तो हम पहले ही उनका डिफरेंस ले लेते हैं और उनके डिफरेंस के लिए कर लेते हैं काम, और ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कि वन पॉपुलेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, यानी कि ये कब कब होता है, तो पेयर्ड जो है वो सबसे अच्छी एग्जांपल पेयर्ड की ये हो सकती है कि जब दो पॉपुलेशन ऐसी ले रहे हैं हम कि एक में हम लेते हैं वाइफ पॉपुलेशन, और दूसरे में हम लेते हैं हस्बैंड पॉपुलेशन। जाहिर है अगर वाइफ है तो फिर हस्बैंड भी होगा, तो उसकी हस्बैंड पॉपुलेशन, और हस्बैंड है तो वाइफ भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका पेयर जो है वो एग्जिस्ट ना करे। तो अब इनके लिए जैसे कि इनकी जो है इनकम देख रहे हैं और इनकी इनकम देख रहे हैं, बशर्ते कि वो जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो होगी। या कुछ और देख रहे हैं हम, जो है वो देख रहे हैं कि और क्या चीज हो सकती है, एक तो इनकम हो सकती है, फिर दूसरा ये कि इनकी जो है वो हाइट देख रहे हैं, इनका वेट देख रहे हैं, इस तरह की जो है वो चीजें हो सकती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये पेयर जो है सैंपल्स में आ सकती है, यानी कि इन सैंपल्स का पेयर जो है वो हो सकता है। ये अलग पॉपुलेशन है, ये अलग पॉपुलेशन है, लेकिन हम पॉपुलेशन के जो है वो पेयरिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, ये 5 वाइफ्स हैं, और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो जाहिर है कि हमने जो सैंपल दिया उसमें उनके हस्बैंड से ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम, ई प्राइम। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन किधर है? कौन सा क्वेश्चन? मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको समझा रहा हूँ, पहले से आपको समझा रहा हूँ कि ये पेयर्ड सैंपल्स क्या होते हैं, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। सर तो वो हस्बैंड एंड वाइफ की के इनकम्स कंपेयर करनी होंगी। अरे सिर्फ इनकम नहीं, कुछ भी, कोई भी डेटा हो सकता है, हमें इससे गर्ज नहीं अभी कौन सा डेटा है, लेकिन हमें ये पता है कि डेटा हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड। तो अगर हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके सैंपल्स के पेयर बना सकते हैं, यानी कि सैंपल का एक पेयर हो गया ए और ए प्राइम का, एक पेयर हो गया बी और बी प्राइम का, एक पेयर हो गया सी और सी प्राइम का, इसी तरह से एक पेयर हो गया डी और डी प्राइम का, और एक हो गया ई और ई प्राइम का। तो इस तरह से ये आपके पास समझ लें एक सैंपल आ गया एक्स, जैसे आप करते थे, या इसको आप एक्स के बजाय सैंपल डी कह दीजिए, तो सैंपल डी आ गया। तो पहले ये दो सैंपल, इससे पहले ये होता था ना कि दो सैंपल्स हमारे पास हैं, दोनों के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब हम जो है वो दो के बजाय एक सैंपल की तरह काम करेंगे। तो जब एक सैंपल की तरह जो है हम काम करेंगे
तो हमारा काम वैसे हो जाएगा जैसे कि हम जो है वो इन्फेरेंस करते हैं, या इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जो प्रोसीजर हैं वो 2 पॉपुलेशन के बजाय हम 1 पॉपुलेशन में यूज करते हैं। वो जाहिर है कि वो रिलेटिवली जो है इसके मुकाबले में सिंपल टेक्निक है। समझ में आ रही है बात? इनके मुकाबले में जो है यस सर। टेक्निक जो है वो सिंपल है। तो जैसे कि इसमें अलग अलग मीन निकालना था, अब इसमें एक साथ जो है मीन निकालना होगा। जैसे डी का मीन निकालना होगा तो डी बार, यानी सैंपल ही है ना, तो सैंपल का मीन होगा सम डी ओवर, अगर ये 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर n है तो फिर ये n से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इनके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना भी आसान हो जाएगा। और फिर इसमें हम डिपेंड करता है कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता होंगे तो हम जी टेस्ट यूज कर लेंगे, और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता होंगे तो फिर हम जो है वो टी टेस्ट यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर टी टेस्ट के ही बारे में पढ़ेंगे, जी टेस्ट क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। तो पेयर टी टेस्ट के बारे में हम आगे चलकर जो है जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी आपका मेरे ख्याल से नेटवर्क बहुत जो है वो स्लो हो रहा है शायद। आप या तो लिख के कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए जो आप पूछना चाह रही हैं। जी Sir, can you hear me now? यस सर इसके अंदर जो हम सम लेंगे वो बेसिकली सम हम a वाली वैल्यू का सम लेंगे या a कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू का सम लेंगे? दोनों के डिफरेंस का। ओके सर। ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, यानी ये डिफरेंस है, डी जो है ये डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। तो हम इसका जो है ये सम ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो टी प्रोसीजर था उस टी प्रोसीजर को यूज कर लेंगे। टी टेस्ट जो 1 मीन टी टेस्ट था ना जो हमने पढ़ा था, वही पूरा प्रोसीजर जो है, और उसका अगर इंटरवल निकालना है तो हम उसका जो है वो इंटरवल भी उसी तरह से टी टेस्ट जिस तरह से होता था वो निकाल लेंगे हम। यानी कि इसमें जो है वो प्रोसीजर रहेगा, यानी कि इसमें एच नल वो उसी तरह से रहेगा कि μ1 इज इक्वल टू μ2, और एच ए जो है वो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, एंड एच ए या फिर होगी μ1 इज लेस देन μ2 और एच ए μ1 इज ग्रेटर देन μ2। इस तरह से ये इसी तरह से रहेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि जब आप कंप्यूटेशन कर रहे होंगे तो वो जो टी वैल्यू निकालने के लिए 2 चीजें यूज करते थे, उसके बजाय आप यूज करेंगे डी का बार, यानी डी बार डिवाइडेड बाय एस डी, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, वो जो डी वेरिएबल है उसका डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, क्योंकि उसमें एक ही एन होता है और दोनों के बराबर ही होगा हमेशा, तो इस वजह से जो है ये टी वैल्यू। और बाकी प्रोसीजर वही है, यानी कि इसमें समझ लें जो 9 चैप्टर में आपने पढ़ा था वो सारी चीजें, नई चीज कोई भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक्स बार के बजाय डी बार यूज करेंगे और एस के बजाय एस डी यूज करेंगे। डी से इस वजह से सबस्क्रिप्ट में ले रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा वो डी होगा, ठीक है। तो ये नया प्रोसीजर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक लूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो सर नेक्स्ट क्लास में इसको एक और दफा फिर से रिवाइज करवा देंगे। चलें ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कैंपस में होगी, ठीक। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।